मेरा नाम आरोही है। अपने माँ बाप की इकलौती संतान थी। बहुत ही मज़े से ऐशो आराम की ज़िंदगी काट रही थी। ज़िंदगी में खुशियाँ ही खुशियाँ थीं। मेरे माँ बाप की मुझ में जान बसती थी। पापा एक बैंक में नौकरी करते थे और मम्मी एक स्कूल में टीचर थीं। मुझे बचपन से ही पढ़ने का बहुत शौक था। मेरे माँ पापा को कभी कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती और मैं खुद ही अपना सारा होमवर्क कर लेती थी। स्कूल में भी मैं अपने टीचर्स की सबसे फेवरेट स्टूडेंट थी। मेरे मम्मी पापा मेरी बलाएं लेते नहीं थकते कि कितनी होनहार औलाद हमें मिली है। मैं किसी को भी दुख तकलीफ में नहीं देख सकती थी। आते जाते रास्ते में कोई परेशान हाल मिलता तो फौरन गाड़ी से उतरकर उसकी मदद करती थी। मम्मी पापा जब मुझे दूसरों की मदद करते देखते तो बहुत खुश होते और मुझे आशीर्वाद देते कि तुम जीवन में हमेशा सुखी रहोगी, क्योंकि तुम्हें दूसरों के दर्द का एहसास है तो भगवान तुम्हारे साथ कभी बुरा नहीं करेंगे। मेरे अच्छे व्यवहार के कारण स्कूल में सब मेरे साथ घुल मिलकर रहते थे। लेकिन मेरी सबसे अच्छी दोस्त एक ही थी जिसे मैं अपने दिल की सारी बातें शेयर करती थी। मुझे डॉक्टर बनने का शौक था और मेरी फ्रेंड रिया को एयर होस्टेस बनने का शौक था। एक दिन पता चला कि रिया का बड़ा भाई, जो अपने बीबी बच्चों के साथ अमेरिका में सेटल था, तो उसने अपने माँ बाप और अपनी बहन को भी वहीं अमेरिका बुलवाने का सोचा है। ये खबर सुनकर मैं बहुत उदास हो गई थी, क्योंकि एक रिया ही थी जिसके साथ मैं हर तरह की बातें कर लेती थी। अपने दिल की सारी बातें उससे शेयर करती थी। उसके बिना तो मैं एकदम अधूरी थी। अगर वो चली जाएगी तो मैं उसके बिना कैसे रहूँगी। मैं उदास होती तो रिया मुझे समझाती, तू परेशान मत हो, एक न एक दिन मैं एयर होस्टेस जरूर बनूंगी और फिर तू उड़ते हुए प्लेन को देखा करना। किसी न किसी प्लेन में मैं जरूर बैठी होंगी। रिया की बात सुनकर मैं हंस देती थी। और फिर एक दिन रिया अमेरिका चली गई। ऐसा लगा जैसे मैं अकेली हो गई हूँ, बिल्कुल अकेली। लेकिन धीरे धीरे मैंने खुद को संभाला और फिर अपनी पढ़ाई पर फोकस करने लगी। मुझे डॉक्टर बनना था, ये मेरा सपना था, मेरा जुनून था, जिसे मैंने जरूर पूरा करना था। ऐसा लगता था जैसे मेरे ऊपर साक्षात भगवान जी का आशीर्वाद है। हर बार मेरे अच्छे ही ग्रेड आते थे। मम्मी पापा को मेरी फिक्र रहती थी कि पढ़ाई के साथ साथ अपना भी ध्यान रखा करो, जब देखो पढ़ाई में लगी रहती हो। इधर मैं तैयार हो रही होती तो उधर से मम्मी आ जाती और अपने हाथों से मुझे नाश्ता कराती। कॉलेज से घर आती तो मम्मी लॉन में इधर उधर घूम घूम कर मेरा इंतजार कर रही होती थी। मैं मम्मी को समझाती कि मम्मी आप टेंशन मत लिया करें, मैं अब बड़ी हो गई हूँ, खुद का ध्यान रख सकती हूँ। मम्मी मुझे डांटती और कहती, क्या खास ख्याल रख सकती हो, खाना तक तो टाइम से खाती नहीं हो, बीमार पड़ गई तो फिर अपने डॉक्टर बनने का सपना कैसे पूरा कर पाओगी। मैंने मम्मी के गले में प्यार से हाथ डालते हुए कहा, ओके मम्मी, आगे से जैसा कहोगी वैसा ही करूँगी। मेरी बात सुनकर मम्मी खुश हो गई। एक दिन पापा भी बोले, बेटा कभी हमारे पास भी बैठकर दो बातें कर लिया करो, एक तुम्हारे सिवा दूसरा है ही कौन हमारा। पापा के शब्दों में कुछ उदासी को महसूस किया था मैंने। सच ही तो है, मैं अपनी पढ़ाई में इतना डूब गई थी कि मम्मी पापा के अकेलेपन का भी ख्याल नहीं आया। मेरी आंखों में नमी उतर आई। मैंने मम्मी पापा से कहा, सॉरी मम्मी पापा, अपनी पढ़ाई में मैंने आप लोगों के बारे में कभी सोचा ही नहीं। उस रात बहुत देर तक मैं मम्मी पापा आपस में बातें करते रहे। बातों में टाइम का पता ही नहीं चला। सच, अच्छा समय कितनी जल्दी निकल जाता है पता ही नहीं चलता। अब मैं मम्मी पापा को थोड़ा टाइम देने लगी थी। मम्मी पापा भी खुश रहने लगे थे। दिन यूं ही बीत रहे थे। एक दिन मम्मी पापा को कहीं जाना था। कहने लगे, आरोही बच्चे, आज तुम्हारी मम्मी को और मुझे कहीं जाना है, शाम तक आ जाएंगे, तुम परेशान मत होना, कॉलेज से आकर खाना खा लेना। मम्मी पापा मुझे कॉलेज छोड़कर अपने काम के लिए निकल गए थे। कॉलेज जाकर मैं पढ़ाई में लग गई। कॉलेज में सब लोग मुझे पढ़ाकू कीड़ा कहते थे, लेकिन मैं ध्यान नहीं देती थी। बस मुझे एक ही जुनून था कि पढ़ लिख कर डॉक्टर बनना है। कॉलेज के बाद मैं घर आई। मम्मी पापा अभी तक नहीं आए थे। मैंने खाना खाया और आराम करने के इरादे से लेट गई। लेटे लेटे आंख लग गई, उठी तो शाम हो चुकी थी। मम्मी पापा अभी तक नहीं आए थे। अब मुझे थोड़ी चिंता होने लगी थी। मैंने पापा को कॉल किया, पापा का फ़ोन बंद जा रहा था। फिर मम्मी को कॉल किया, मम्मी का नंबर भी बंद जा रहा था। मेरा दिल घबराने लगा था। किसी अनहोनी का एहसास हो रहा था। घर में अकेले डर महसूस हो रहा था। जिस घर में घुसते ही सुकून मिलता था, उसी घर से डर लग रहा था। मेरे दिल की धड़कन तेज हो रही थी और घबराहट बढ़ती ही जा रही थी। मम्मी पापा का कुछ पता नहीं था कि वो कहाँ हैं। काफ़ी अंधेरा हो चुका था। डरते डरते घर से बाहर निकल आई और पड़ोसियों का दरवाज़ा खटखटाया। उन लोगों ने मेरी आवाज़ नहीं सुनी थी शायद, वो लोग सो चुके थे। मगर मैं अभी मायूस होकर पलटने ही वाली थी कि तभी दरवाज़ा खुला।
एक आंटी बाहर आई और बोली, क्या बात है आरोही बेटा, सब ठीक तो है? तुम इतनी रात गए यहाँ क्या कर रही हो? मैं बोली, आंटी मम्मी पापा सुबह से किसी काम का कहकर निकले हुए हैं और अभी तक घर नहीं लौटे। उनका फ़ोन बंद जा रहा है, मुझे बहुत तो घबराहट हो रही है। आंटी बोली, आरोही बेटा परेशान मत हो, किसी काम में फंस गए होंगे, सुबह तक आ जाएंगे। तुम जाकर आराम से गेट बंद करके सो जाओ, किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो बताना। मैं घर आ गई, लेकिन मुझे अभी भी बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही थी। दिल में गलत गलत ख्याल आ रहे थे। अपने कमरे में आकर अच्छे से दरवाज़ा बंद करके मैं लेट गई, लेकिन नींद नहीं आ रही थी। मैं सोने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मेरी आंखों से जैसे नींद कोसों दूर थी। मन में बहुत ज़्यादा बेचैनी होने लगी, तो मैं उठी और भगवान जी के सामने बैठ गई। भगवान से हाथ जोड़कर मैं अपने माँ बाप की सलामती की दुआएं मांगने लगी। आज तक कभी भी ऐसा नहीं हुआ था कि मम्मी पापा मुझे बिना बताए इतनी देर तक घर से बाहर रहें। मेरी आंखों से आंसू निकल रहे थे, जिन्हें मैं बार बार पोंछ लेती थी। मैंने मन में आते गलत ख्यालों को अपने दिमाग से झटका और अपने भगवान जी से रो रो कर दुआएं मांगने लगी कि मेरे मम्मी पापा जहाँ भी हों खैरियत से रहें। सुबह 5 बजे जाकर मेरी आंख लगी तो फ़ोन की घंटी से ही मेरी आंख खुली। हड़बड़ा कर देखा तो 10 बज रहे थे। कांपते हाथों से फ़ोन उठाया। उधर से जो कुछ कहा गया उसे सुनकर मेरी चीख निकल गई। मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। मैं बार बार चीख चीख कर कह रही थी कि आप झूठ कह रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता। आप लोगों को क्या मिलता है किसी के साथ इतना गंदा मजाक करके? मेरे दिल की धड़कनें बढ़ चुकी थीं। आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। अपने दिल की धड़कनें मैं अपने कानों तक महसूस कर रही थी। फ़ोन करने वाला इंसान कह रहा था, देखिए मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैं अस्पताल से बोल रहा हूँ। आप यहाँ आएँ और अपने रिश्तेदारों की पहचान कर लीजिए। मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। मम्मी पापा मुझे दुनिया में अकेला छोड़कर नहीं जा सकते। उन्हें तो पता है मैं उनके बिना जिंदा नहीं रह सकती। फिर भला वो मुझे यूं बेसहारा छोड़कर कैसे जा सकते हैं? फ़ोन मेरे हाथ से छूटकर गिर चुका था और मैं वहीं बेहोश होकर गिर पड़ी थी। होश आया तो मेरी पूरी दुनिया ही उजड़ चुकी थी। मम्मी पापा इस दुनिया में अकेला छोड़कर जा चुके थे। उन्होंने ये भी नहीं सोचा कि उनकी लाडली, उनके दिल का टुकड़ा अकेली इस दुनिया में कैसे रहेगी। मम्मी पापा की मौत की खबर सुनकर मेरे चाचा और चाची भी गांव से आ गए थे। वो मुझे समझा रहे थे कि बेटा, जो होना था सो हो गया, अब अपनी सोचो, अपनी फिक्र करो। अगर यूं गुमसुम बैठी रहोगी, कुछ खाओगी नहीं, तो तुम्हारी मम्मी पापा की आत्मा बहुत बेचैन होगी। उन्हें बहुत दुख होगा कि उनकी लाडली भूखी है, खाना नहीं खाती, दिन रात रोती रहती है। चाचा मुझे समझाते तो मुझे और भी रोना आता। मम्मी पापा के बिना वो घर घर नहीं लगता था। धीरे धीरे करके सारे रिश्तेदार चले गए, बस चाचा चाची और उनकी बेटियां ही रह गईं। चाचा चाची को मैंने ही रोक लिया था। भला अब इस घर में मैं अकेली कैसे रहती? चाचा चाची के आने से घर में कुछ रौनक हो गई थी, लेकिन मम्मी पापा की कमी को कोई पूरा नहीं कर सकता था। मैं गुमसुम सी रहने लगी थी। कॉलेज जाती तो वहाँ भी मन नहीं लगता। बिना क्लास अटेंड किए पार्क में जाकर बैठ जाती और रोती रहती। ऐसा लगता जैसे अभी भी मम्मी पापा कहीं से आ जाएंगे और कहेंगे कि आरोही बच्चे ऐसे चुपचाप क्यों बैठी हो? लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता था। बैठे बैठे शाम हो गई तो आंखें साफ करते हुए उठ खड़ी हुई और घर की तरफ चल दी। घर पर कौन है जो मेरा इंतजार कर रहा होगा? मम्मी पापा तो गेट खोलने नहीं आएंगे, ये कहते हुए कि आरोही बच्चे इतनी देर कहाँ लगा दी, हमें तुम्हारी चिंता हो रही थी। मम्मी पापा के बिना वो घर घर ही नहीं लगता था, लेकिन घर तो जाना ही था। मम्मी पापा के बिना जिंदगी बहुत मुश्किल थी, लेकिन कहते हैं ना कि जिंदगी और समय किसी के लिए नहीं रुकते। घर पहुंची तो चाचा जी बाजार गए हुए थे और चाची अपनी दोनों बेटियों के साथ मम्मी पापा के कमरे में सो रही थीं। चाची को मम्मी पापा के कमरे में सोते देखकर मुझे गुस्सा आ गया। मैंने गुस्से से कहा, चाची। चाची हड़बड़ाकर उठ बैठी। मैंने कहा, आप मेरे कमरे में जाकर सोइए, मम्मी पापा के कमरे में मैं सोऊंगी। चाची तो चुपचाप निकल गईं, लेकिन चाची की बेटियां मुझे घूरती हुई निकल गईं। मैंने परवाह न करते हुए मम्मी पापा के कमरे में आ गई और मम्मी पापा की तस्वीर को लेकर बेड पर लेट गई। बहुत देर तक उन्हें याद करती रही। फिर मैं कब सो गई मुझे पता ही नहीं चला। फिर चाचा ने ही आकर मुझे जगाया था। मैं उठी तो चाचा बोले, आरोही बच्चे, इस तरह खुद को हल्कान करने से क्या फ़ायदा? अपने मम्मी पापा की आत्मा को दुखी मत करो। खुश रहोगी तो आपके मम्मी पापा की आत्मा भी खुश रहेगी। जब चाचा ने मुझे आरोही बच्चे कहकर बुलाया तो ऐसा लगा जैसे पापा मुझे पुकार रहे हैं। चाचा में मुझे अपने पापा नजर आए थे। मैं एकदम चाचा के सीने से लग गई और रोने लगी थी। चाचा मुझे बहुत देर तक तसल्ली देते रहे और समझाते रहे कि आरोही बच्चे,
दुनिया में जो आया है उसे जाना भी पड़ेगा। जाने वाले के पीछे अपनी ज़िंदगी को बर्बाद मत करो। अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। अपने मम्मी पापा के सपने को पूरा करो। चाचा के समझाने का मेरे ऊपर बहुत असर हुआ। मुझे समझ में आया कि चाचा ठीक कहते हैं। मम्मी पापा को याद करते करते मैं राह से भटक गई थी। मम्मी पापा के सपने को ही भूल गई थी। उनका तो सपना था कि मैं डॉक्टर बनूं। अगर इस तरह मैं खुद को बर्बाद कर लूँगी तो मम्मी पापा कितना दुखी होंगे। फिर मैंने धीरे धीरे खुद को दुखों से उभारना शुरू कर दिया। मम्मी पापा की याद को दिल के किसी कोने में छुपा लिया और अपनी पढ़ाई पर फोकस करने लगी। चाचा और चाची अब मेरे साथ ही रहने लगे थे। चाचा मुझे बहुत प्यार करते थे, बिल्कुल पापा की तरह। मुझे कोई भी काम पड़ता तो मैं चाचा से ही कहती थी। उस दिन भी मैंने कॉलेज की फ़ीस भरनी थी तो मैंने चाचा से कहा कि चाचा, मुझे अपने कॉलेज की फ़ीस भरनी है, कुछ पैसों की ज़रूरत है। मेरे चाचा कुछ ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, छोटी मोटी नौकरियां करते थे। मेरी बात सुनकर थोड़ी देर के लिए चुप हो गए, फिर बोले, ठीक है आरोही बच्चे, मैं कुछ इंतजाम करता हूँ। ये कहकर चाचा काम पर चले गए थे। मैं कॉलेज के लिए तैयार हो रही थी जब चाची ने तेज आवाज़ में मेरा नाम लिया था। उन्होंने कहा, आरोही, तुझे शर्म नहीं आती अपने चाचा से अपनी फीस भरवाने के लिए पैसे मांगते हुए? तुझे तो पता है तेरे चाचा छोटी मोटी सी नौकरी करते हैं जिससे घर का खर्चा ही मुश्किल से चलता है। तेरे कॉलेज की फीस के लिए हजारों रुपये कहाँ से आएंगे? बस बहुत हो गई तेरी पढ़ाई लिखाई। पढ़ाई लिखाई बंद कर और कहीं नौकरी ढूंढ जिससे कि घर में चार पैसे आएं। मुझे चाची की बातें सुनकर बहुत गुस्सा आया। गुस्से में बिना नाश्ता किए कॉलेज के लिए निकल गई। लेकिन जब ठंडे दिल से दिमाग से सोचा तो चाची की बातें सही लगीं। चाची ठीक ही तो कह रही थीं। चाचा तो खुद बेरोजगार हैं, पढ़े लिखे हैं नहीं, इसलिए ज़्यादा काम नहीं मिलता। मुझे अपने चाचा पर तरस आ गया। मेरे चाचा जी मुझसे कितना प्यार करते थे। मेरे एक बार कहने से ही वो मेरी फीस देने के लिए मान गए थे। पता नहीं कहाँ कहाँ से उधार मांगकर पैसे लाएंगे, तब मेरी फीस भरेंगे। लेकिन मैं इतनी खुदगर्ज नहीं थी कि दूसरों को तकलीफ में डालकर मैं डॉक्टर बनूं। मैंने दिल पर पत्थर रखकर पढ़ाई छोड़ने का फैसला कर लिया और फिर इधर उधर नौकरी ढूंढने लगी। नौकरी के लिए मुझे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी और जल्दी ही मुझे एक नौकरी भी मिल गई। जब चाचा जी ने सुना तो बहुत गुस्सा हुए। कहने लगे, आरोही बच्चे, ये तूने ठीक नहीं किया। तुझे भैया भाभी का सपना पूरा करना था, पैसों की चिंता क्यों करती है? मैं कहीं ना कहीं से इंतजाम कर ही लेता। लेकिन मैंने चाचा को समझा दिया कि चाचा कोई बात नहीं, जब घर के हालात ठीक हो जाएंगे तो मैं फिर से अपनी पढ़ाई शुरू कर दूंगी। धीरे धीरे दिन यूं ही बीत रहे थे। घर के हालात सुधरने लगे थे। कुछ दिनों से मेरी तबीयत खराब रहने लगी थी। सर में दर्द था और हल्का हल्का बुखार भी था। चाची मुझे डॉक्टर के पास लेकर गईं। डॉक्टर ने कुछ दवाइयाँ दी, कहा मौसमी बुखार है, जल्दी ही उतर जाएगा। लेकिन चाची मेरे ठीक होने के बाद भी मुझे हर रोज़ शाम को एक गोली देती थीं कि इसे खा लो, तुम्हारे शरीर में ताकत रहेगी और तुम्हें बुखार नहीं आएगा। मैंने चाची से कहा, अब मैं ठीक हूँ, मुझे दवा खाने की ज़रूरत नहीं। लेकिन चाची तब भी मुझे एक गोली ज़रूर खिला देती थीं। चाची के ज़बरदस्ती करने पर मैं वो गोली खा लेती थी। लेकिन मैंने महसूस किया था कि कुछ दिनों से मेरा रंग काला पड़ता जा रहा था। मैंने सोचा हो सकता है कि बुखार आने की वजह से रंग काला पड़ गया हो। मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, सोचा कि खुद ही ठीक हो जाएगा। लेकिन ठीक होने की बजाय चेहरा और ज़्यादा ख़राब होता चला गया। रंग काला होने के साथ साथ अब चेहरे पर पिंपल भी निकलने लगे थे जो बाद में निशान छोड़ जाते थे, जिससे कि चेहरा बहुत ज़्यादा बदसूरत लगने लगा था। चाचा को भी मेरी शादी की फिक्र थी, लेकिन जो भी लड़के वाले मुझे देखने आते वो मेरे चेहरे को देखते ही मना कर देते। यहाँ तक कि मुझसे छोटी चाची की दोनों बेटियों की शादियाँ हो गईं। जो लड़के वाले मुझे देखने आए थे वही लड़के वाले मुझे रिजेक्ट करके चाची की बेटियों को पसंद कर गए थे। और अब तो मैंने शादी न करने का फैसला कर लिया। रिजेक्ट होने का क्या दुख होता है, मैं उसे बार बार झेलना नहीं चाहती थी। मैंने चाचा चाची को साफ मना कर दिया कि मैंने शादी नहीं करनी। लेकिन चाची चाहती थीं कि अब मेरी जल्दी से जल्दी शादी हो जाए और मैं इस घर से निकलूं। मगर मैंने भी कड़े शब्दों में कह दिया था कि अगर मुझसे किसी ने शादी के लिए कहा तो मैं अपनी जान दे दूंगी। फिर डर के मारे चाचा ने मुझ पर शादी के लिए दबाव नहीं डाला। चाची भी चुप हो गई थीं। शायद चाचा ने उन्हें समझा दिया था। एक दिन चाची ने मुझे एक क्रीम लाकर दी। कहने लगी, ये क्रीम अपने चेहरे पर लगाओ, 8 दिन में तुम्हारा चेहरा साफ हो जाएगा। मैं मना करती रही, लेकिन चाची ने मेरी एक न सुनी और कहने लगी, बस आखिरी बार मेरी बात मान लो, फिर भले ही कोई मेरी बात मत मानना। चाचा भी कहने लगे, बेटा, जब तुम्हारी चाची इतने यकीन से ये क्रीम तुम्हें दे रही हैं तो लगा लो, लगाने में हर्ज ही क्या है। चाचा का मान रखने के लिए मैंने वो क्रीम चाची से ले ली।
और सोने से पहले वो क्रीम लगा लिया करती थी। लेकिन चाची ने मुझसे कहा था कि तुम्हें कभी भी शीशा नहीं देखना है, नहीं तो इस क्रीम का असर चला जाएगा और तुम फिर से बदसूरत हो जाओगी। मुझे चाची की दकियानुसी बातों पर हंसी आ गई। सजने संवरने का तो मुझे वैसे ही शौक नहीं था, इसलिए शीशा न देखने की शर्त कोई ऐसी खास बड़ी शर्त नहीं थी। मैंने चाची की बात मान ली। लेकिन एक दिन जब मुझे देखने लड़के वाले आए और उन्होंने मुझे पसंद कर लिया तो मुझे सच में चाची की बातों पर यकीन हो गया कि हाँ, चाची ने जो क्रीम मुझे दी है वो सच में असर करती है। मेरी होने वाली सास ने मेरी बहुत तारीफ की थी। कहने लगी, इतनी सुंदर बहू तो हमें मिल ही नहीं सकती, हमारे तो भाग्य खुल गए जो ऐसी बहू हमें मिली। और फिर मैं बिहान की दुल्हन बनकर बिहान के घर आ गई। जब दुल्हन बनी थी तो खुद को देखने का बहुत मन था, लेकिन चाची की बात याद हो आई कि शीशा मत देखना, नहीं तो तुम्हारी शक्ल खराब हो जाएगी। इन बातों पर यकीन तो नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने खुद को रोक रखा कि कहीं सचमुच ऐसा हो गया तो क्या होगा। मैं नहीं चाहती थी कि मेरी शक्ल खराब हो और उसे देखकर बिहान मुझसे नफरत करें। बिहान की फ़ोटो देखकर ही मुझे बिहान से अपनापन हो गया था। मैं दुल्हन बनी सुहाग की सेज पर बैठी बिहान का इंतजार कर रही थी। थोड़ी ही देर में बिहान अंदर आ गए थे। उन्होंने मुंह दिखाई में मुझे हीरे की अंगूठी पहनाई थी। मेरे हाथों को अपने हाथों में लेते हुए मुझसे ढेर सारे वादे किए थे। उनकी प्यार भरी बातें सुनकर मेरे दिल में सुकून उतरता चला गया था। पूरी रात बिहान मुझ पर अपनी मोहब्बतों की बारिशें लुटाते रहे और मैं उनमें भीगती रही। बिहान के साथ ज़िंदगी इतनी खूबसूरत हो जाएगी कभी सोचा ही नहीं था। बिहान मेरा ऐसे ध्यान रखते जैसे मैं कोई कांच की गुड़िया हूँ। बिहान की माँ भी मेरा बहुत ध्यान रखती थीं। मैंने घर के सारे शीशे हटवा दिए थे। डर लगता था कि कहीं मैं बदसूरत ना हो जाऊं और बिहान मुझे अपनी ज़िंदगी से निकाल ना दें। बिहान ने मुझसे शीशे निकलवाने की वजह पूछी थी, लेकिन मैंने बिहान को टाल दिया। लेकिन बिहान जब मेरे पीछे ही पड़ गए तो मैंने उन्हें सब कुछ बता दिया। मेरी बात सुनकर बिहान बहुत हंसे थे और फिर उन्होंने एक शीशा मेरे सामने रख दिया। अपनी शक्ल देखते ही मेरे सिर पर आसमान गिर पड़ा था, क्योंकि मेरी शक्ल तो बिल्कुल भी नहीं बदली थी, बल्कि वैसी की वैसी ही बदसूरत शक्ल थी जो पहले थी। इसका मतलब बिहान ने मुझे मेरी बदसूरती के साथ अपनाया था और मैं पागल ये सोच रही थी कि बिहान ने मुझे मेरी सुंदरता की वजह से अपनाया है। मुझे इस तरह हैरत में देखकर बिहान ने मुझे अपने करीब कर लिया और प्यार से मेरे बालों को संवारते हुए बोले, आरोही, मुझे तुम्हारी शक्ल से नहीं तुम्हारे दिल से मोहब्बत है, तुम्हारी आत्मा से मोहब्बत है। तुम बहुत ही अच्छी लड़की हो, हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहती हो। शायद तुम्हें याद ना हो, एक बार मेरी माँ मार्केट गई हुई थी, वहाँ उनकी तबीयत ख़राब हो गई थी तो तुम्ही ने उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करवाया था, डॉक्टर से बात की थी और जब तक मैं वहाँ पहुँच नहीं गया तुम हॉस्पिटल में ही रही थी। मैं अपनी माँ से सबसे ज़्यादा प्यार करता हूँ। इस दुनिया में मेरी माँ के सिवा मेरा कोई नहीं। मैं भागा भागा हॉस्पिटल गया और माँ से मिलने माँ के रूम में गया था। जब तुम्हें पता चल गया कि जिस औरत को तुमने एडमिट कराया है उसका बेटा आ गया तो तुम चली गई थी, लेकिन मैं तुमसे मिलना चाहता था, तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहता था कि तुमने मेरी माँ की जान बचाई, लेकिन तुम जा चुकी थी। फिर हॉस्पिटल से तुम्हारा एड्रेस निकलवा कर मैं तुमसे मिलने के लिए तुम्हारे घर जाना चाहता था, लेकिन इससे पहले ही तुम मुझे रास्ते में मिल गई थी। तुम छोटे छोटे गरीब बच्चों की मदद कर रही थी। मुझे बहुत अच्छा लगा था और उसी वक्त मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई थी। फिर ऐसा अक्सर होने लगा था। तुम जब भी कॉलेज जाती तो मैं तुम्हें एक नज़र देखने जरूर जाता था। कुछ दिनों के बाद तुम मुझे कुछ परेशान सी लगने लगी थी। आंखें भी तुम्हारी लाल लाल सी होती, जैसे तुम रोती रही हो। इधर उधर से पता करने पर पता चला कि तुम्हारे मम्मी पापा की मौत हो चुकी है। मुझे बहुत दुख हुआ था। मैं तुम्हारे पास आना चाहता था, लेकिन मुझे पता था कि बिना जान पहचान के तुम मुझसे बात नहीं करोगी, इसलिए नहीं आया और मन मार के रह गया। फिर पता चला कि तुमने कॉलेज जाना बंद कर दिया है। मैं भी अपने बिजनेस में थोड़ा उलझ गया था। बिजनेस नया नया स्टार्ट किया था, इसलिए उसको सेटल करने में बिजी हो गया था। उसको सेटल करते करते 2 साल गुजर गए, लेकिन इन 2 सालों में मैं तुम्हें एक पल के लिए भी नहीं भूला था। जब मेरी माँ ने मुझसे शादी के लिए पूछा तो बेझिझक मैंने तुम्हारा नाम ले दिया था। मैंने मम्मी को बताया था कि ये वही लड़की है जिसने आपको हॉस्पिटल में एडमिट कराया था। मम्मी भी खुश हो गई थी, क्योंकि मम्मी को भी तुम पसंद आई थी। एक बार मैंने तुम्हें रास्ते में देखा था। तुम्हारी शक्ल पहले जैसी नहीं रही थी, लेकिन मुझे तुम्हारी शक्ल से नहीं तुमसे मोहब्बत थी और इसीलिए मैंने मम्मी को तुम्हारे घर हमारे रिश्ते के लिए भेजा। और देखो, आज तुम मेरी बीवी बनकर मेरे पास हो। मैं हैरत से मुंह खोले बिहान की बातें सुन रही थी। आंखों में खुशी के आंसू चमक रहे थे। किस्मत इतनी मेहरबान हो जाएगी सोचा ही नहीं था।
मैं बिहान के सीने से लग गई। बिहान ने भी अपनी बाहों का घेरा तंग कर लिया। जिंदगी यूं ही हंसी खुशी गुजरने लगी थी। तभी एक दिन चाचा जी हमारे घर आए। कहने लगे, तुम्हारी चाची की तबीयत बहुत ख़राब है, वो तुमसे मिलना चाहती हैं। मैं चाची के पास पहुंची तो चाची ने मुझसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी। कहने लगी, आरोही, मुझे माफ़ कर दो। तुम्हारी शक्ल ख़राब करने के पीछे मेरा ही हाथ था, क्योंकि तुम तो जानती हो कि तुम्हारे चाचा के पास कोई काम नहीं था और तुम्हारी दो दो बहनें थीं जिनकी शादियां करनी थीं। तुम नौकरी करती थीं और अच्छे पैसे कमाती थीं। अगर तुम्हारी शादी हो जाती तो फिर मेरी बेटियों का क्या होता। इसलिए मैंने सोचा कि तुम ऐसे ही घर पर बैठी रहो, पैसे कमाती रहो और मेरी बेटियों की शादियां अच्छे घरों में हो जाएं। इसलिए मैंने तुम्हें वो गोलियां खिलाई थीं और तुम्हारी शक्ल ख़राब हो गई थी। और फिर वही हुआ जो मैं चाहती थी। मेरी दोनों बेटियों की शादियां हो गईं। अब मुझे कोई टेंशन नहीं थी। इसलिए मैं चाहती थी कि अब तुम्हारी भी शादी हो जाए। और फिर इसीलिए मैंने तुम्हें क्रीम ला कर दी थी, जिससे कि तुम्हें लगे कि तुम खूबसूरत हो गई हो और तुम फिर शादी के लिए मान जाओ, क्योंकि तुमने शादी के लिए मना कर रखा था। वो क्रीम कोई गोरा करने की क्रीम नहीं थी, बल्कि वो तो वैसी ही मामूली सी सनस्क्रीन थी जो छोटी सी डिब्बी में डालकर मैंने तुम्हें दे रखी थी। और फिर भगवान की कुछ ऐसी कृपा हुई कि बिहान की माँ तुम्हें पसंद कर गई। लेकिन अब मेरा समय पूरा हो चुका है। भगवान के घर जाने से पहले तुम मुझे माफ़ कर दो, तो शायद भगवान भी मुझे माफ़ कर देंगे। मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है। प्लीज़ आरोही बेटा, मुझे माफ़ कर दो। मैंने अपनी चाची को माफ़ कर दिया, क्योंकि भगवान ने मेरे साथ जो किया था, भगवान ने जो कुछ भी मुझे दिया था, मैं उससे बहुत खुश थी। ज़िंदगी में किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी। बिहान और मैं घर आ गए थे। बिहान मुझे एक बहुत ही अच्छे डॉक्टर के पास लेकर गए। कुछ समय तक मेरा इलाज चला और मेरा चेहरा फिर से वैसे का वैसा ही हो गया था। बिहान ने मुझे एक सरप्राइज़ और दिया। कहने लगे कि तुम अपनी अधूरी पढ़ाई पूरी करो और अपना और अपने मम्मी पापा का सपना पूरा करो। उन्होंने मुझे कॉलेज में फिर से एडमिशन दिलवा दिया। मैं अपनी अधूरी पढ़ाई पूरी करने लगी। धीरे धीरे समय गुजरता गया और मैं एक डॉक्टर बन गई। आज मैं बहुत खुश हूँ। मेरे मम्मी पापा का और मेरा जो सपना था, मेरा जो जुनून था, वो पूरा हो गया था। लेकिन मेरे दिल को इतना तो विश्वास है कि बिहान मुझसे सच्ची मोहब्बत करते हैं। वो मेरी खूबसूरती से नहीं, वो मेरे शरीर से नहीं, मेरी आत्मा से मोहब्बत करते हैं। मुझे ज़िंदगी में और क्या चाहिए था। मेरी ज़िंदगी हंसी खुशी बिहान के साथ गुजरने लगी थी। दोस्तों, तुम किसी के साथ बुरा नहीं करोगे तो भगवान भी तुम्हारे साथ बुरा नहीं करते। तुम्हें इतनी खुशियाँ देते हैं कि संभाले नहीं संभलती। और भगवान जी ने मेरी भी झोली खुशियों से भर दी थी, जो मुझसे संभाले नहीं संभल रही थीं। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना। ऐसी और कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। कहानी को अंत तक सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं दोस्तों अगली किसी नई कहानी में।